अध्याय 25। जब मैं फोन पर बात कर रहा था तब मार्थे मैथ्यू के अध्ययन कक्ष में चली गई थी और सैंडविच, चाय और पानी मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। उसने रात भर जलाने के लिए चिमनी में लकड़ियां भर दी थीं और मुट्ठी भर मोमबत्तियां अपनी सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। ऊपर की मंजिल पर वही आकर्षक रोशनी और गर्माहट बेडरूम में भी होगी, लेकिन मेरा दिमाग बंद नहीं होगा और सोने की कोशिश करना बेकार होगा। ऑरोरा पांडुलिपि मैथ्यू के पास मेरा इंतजार कर रही थी। डेस्क अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। मैंने उसके चमकते कवच को नज़रअंदाज किया और पढ़ने के लिए उसकी अंतरिक्ष युग की मिनिमलिस्ट डेस्क लाइट चालू कर दी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मुझे मेरा अंत और मेरे दिनों की संख्या बता ताकि मैं अपनी दुर्बलता को जान सकूं। मेरा जीवनकाल मेरे हाथ की चौड़ाई से अधिक नहीं है। ये तुम्हारे जीवनकाल की तुलना में केवल एक क्षण है। इस अनुच्छेद ने मुझे मैथ्यू के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कीमिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना बेकार था, इसलिए मैंने जो कुछ पढ़ा था उसके बारे में प्रश्नों की एक सूची बनाने का फैसला किया। बस एक कलम और एक कागज की जरूरत थी। मैथ्यू की महोगनी की विशाल मेज अपने मालिक की तरह ही गहरी और ठोस थी और उसमें वही गंभीरता झलकती थी। इसमें उसके घुटनों के लिए छोड़ी गई जगह के दोनों ओर दराजें थीं, जो गोल बन के आकार के पैरों पर टिकी हुई थीं। लिखने की सतह के ठीक नीचे परिधि के चारों ओर फैली हुई नक्काशी की एक मोटी पट्टी थी। एकिंथस के पत्ते, ट्यूलिप, स्क्रॉल और ज्यामितीय आकृतियां आपको उनकी रूपरेखाएं बनाने के लिए आमंत्रित करती थीं। मेरी मेज की सतह के विपरीत, जो हमेशा कागजों, किताबों और चाय के आधे अधूरे प्यालों से इतनी भरी रहती थी कि जब भी आप उस पर काम करने की कोशिश करते तो आप खतरे में पड़ जाते थे। इस मेज पर केवल एक एडवर्डियन डेस्क पैड, एक तलवार के आकार का लीला ओपनर और लैंप रखा हुआ था। मैथ्यू की तरह ये प्राचीन आधुनिकता का एक विचित्र रूप से सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। हालांकि वहां कोई भी ऑफिस सप्लाई नहीं दिख रही थी। मैंने ऊपर के दाएं हाथ के दराज पर लगे पीतल के गोल पुल को पकड़ा। अंदर सब कुछ साफ सुथरा और ठीक से व्यवस्थित था। मोंटेब्लैंक पेन को मोंटेब्लैंक पेंसिल से अलग रखा गया था और पेपर क्लिप को आकार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। एक पेन चुनने और उसे डेस्क पर रखने के बाद मैंने बाकी दराजों को खोलने का प्रयास किया। वे बंद थे। चाबी पेपर क्लिप के नीचे नहीं थी। मैंने उन्हें डेस्क पर रख दिया, बस सुनिश्चित करने के लिए। डेस्क पैड के चमड़े के बम्पर के बीच हल्के हरे रंग का ब्लॉटिंग पेपर फैला हुआ था। वैध पैड के बदले में यही काम करना होगा। डेस्क साफ करने के लिए अपना कंप्यूटर उठाते हुए मैंने पेन को फर्श पर गिरा दिया। ये दराजों के नीचे गिर गया था और मेरी पहुंच से बाहर था। मैं इसे निकालने के लिए डेस्क के घुटनों के छेद में घुसा। दराजों के नीचे हाथ डालते हुए मेरी उंगलियों ने मोटी बैरल को ढूंढ लिया। ठीक उसी समय जब मेरी आंखों ने ऊपर की काली लकड़ी में एक दराज की रूपरेखा देखी। भौहें सिकोड़ते हुए मैं डेस्क के नीचे से बाहर निकल आया। डेस्कटॉप के चारों ओर गहरी नक्काशी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो छिपे हुए दराज पर पकड़ को खोल सके। बुनियादी सामान को दराज में छिपाने का काम मैथ्यू पर छोड़ दे, जिसे खोलना मुश्किल था। यह उसके लिए सही होगा अगर उसके ब्लॉटर का हर इंच भित्तिचित्रों से भरा हो जब वह घर लौटता है। मैंने हरे कागज पर मोटी काली स्याही से नंबर 1 लिखा। फिर मैं स्तब्ध रह गया। एक डेस्क दराज जिसे ढूंढना मुश्किल था, उसे कुछ छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था। मैथ्यू ने रहस्य छिपाए रखे, यह मैं जानता था, लेकिन हम एक दूसरे को सिर्फ कुछ हफ्ते ही जानते थे और सबसे करीबी प्रेमी भी गोपनीयता के हकदार थे। फिर भी मैथ्यू का संयमित व्यवहार क्रोधित करने वाला था और उसके रहस्यों ने उसे एक किले की तरह घेर रखा था जो दूसरे लोगों को मुझसे दूर रखने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा मुझे सिर्फ एक कागज की जरूरत थी। क्या उसने बोडलियन में मेरे सामान की तलाशी नहीं ली थी जब वह एशमो 782 की तलाश कर रहा था? हम मुश्किल से मिले थे जब उसने ये हरकत की और उसने मुझे फ्रांस में खुद के लिए शिफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। जब मैंने ध्यान से पेन को फिर से खोला तो मेरी अंतरात्मा को झटका लगा, लेकिन चोट के एहसास ने
मुझे उस चेतावनी को एक तरफ रखने में मदद की। हर उभार और उभार को धकेलते और खींचते हुए मेरी उंगलियों ने एक बार फिर डेस्क के सामने के किनारे पर नक्काशी को खोजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैथ्यू का लेटर ओपनर मेरे दाहिने हाथ के पास आकर्षक ढंग से टिका हुआ था। इसे नीचे की सिलाई में फंसाकर दराज को खोलना संभव हो सकता था। डेस्क की उम्र को देखते हुए मेरे अंदर का इतिहासकार मेरी अंतरात्मा से कहीं ज्यादा जोर से चिल्लाया। मैथ्यू की निजता का उल्लंघन करना और नैतिक रूप से संदिग्ध व्यवहार में शामिल होना अनुमेय हो सकता है, लेकिन मैं किसी प्राचीन वस्तु को खराब नहीं करने जा रहा था। एक बार फिर डेस्क के नीचे मैंने पाया कि दराज के नीचे का हिस्सा स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरी उंगलियों ने लकड़ी में कुछ ठंडा और कठोर धंसा हुआ पाया। दराज के अगोचर जोड़ के बाईं ओर डेस्क के सामने से लगभग एक लंबी पिशाच पहुंच की दूरी पर एक छोटा धातु का उभार था और गोल था और बीच में क्रॉस हैचिंग थी, जिससे यह एक पेंच या एक पुरानी कील के सिर जैसा दिखता था। जब मैंने उसे दबाया तो ऊपर एक हल्की क्लिक की आवाज आई। खड़े होकर मैंने 4 इंच गहरी ट्रे में देखा। ये काले मखमल से बनी थी और मोटी गद्दी में 3 गड्ढे थे। हर एक में एक कांस्य सिक्का या पदक था। सबसे बड़े सिक्के में इमारत की रूपरेखा को उसकी सतह पर काटा गया था और लगभग 4 इंच चौड़े एक खोखले स्थान के बीच में रखा गया था। छवि आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत थी और 2 स्तंभों से घिरे एक दरवाजे तक जाने वाली 4 सीढ़ियां दिखाई गईं। उनके बीच एक ढकी हुई आकृति थी। इमारत की स्पष्ट रूपरेखा काले मोम के टुकड़ों से खराब हो गई थी। सिक्के के किनारे पर मिलिटे लाजारी ए बेथानिया शब्द लिखे थे। बेथनी के लाजा के शूरवीर। अपने आप को स्थिर करने के लिए मैंने ट्रे के किनारों को पकड़ा और अचानक बैठ गया। धातु की डिस्कें सिक्के या पदक नहीं थीं। वे मुहरें थीं, ऐसी मुहरें जिनका इस्तेमाल आधिकारिक पत्राचार को बंद करने और संपत्ति के लेन देन को प्रमाणित करने के लिए किया जाता था। एक साधारण कागज के टुकड़े पर लगी मोम की छाप से कभी सेना को मैदान छोड़ने का आदेश दिया जाता था या बड़ी बड़ी संपदाओं की नीलामी की जाती थी। अवशेषों के आधार पर हाल ही में कम से कम एक सील का उपयोग किया गया था। उंगलियां कांपते हुए मैंने ट्रे से एक छोटी डिस्क निकाली। इसकी सतह पर उसी इमारत की एक प्रति थी। स्तंभ और बेथनी के आदमी लाजरस की कफन में लिपटी आकृति, जिसे मसीह ने 4 दिनों तक कब्र में रहने के बाद मृतकों में से जीवित किया था, स्पष्ट थी। यह लाजरस को उथले ताबूत से बाहर निकलते हुए दर्शाया गया था, लेकिन इस मुहर के चारों ओर कोई शब्द नहीं था। इसके बजाय इमारत को एक सांप ने घेर रखा था, जिसकी पूंछ उसके मुंह में थी। मैं अपनी आंखें इतनी जल्दी बंद नहीं कर पाया कि दे क्लेरमोंट परिवार के मानक और हवा में फड़फड़ाते उसके चांदी के ओरोबोरोस को नजरअंदाज कर सकूं। सैप्ट टूर्स से ऊपर सील मेरी हथेली में थी। इसकी कांस्य सतह चमक रही थी। मैंने चमकदार धातु पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी नई दूरदर्शी शक्ति से रहस्य पर प्रकाश डालने की इच्छा की। लेकिन मैंने अपने खून में जादू को अनदेखा करते हुए 2 दशक से अधिक समय बिताया था और अब मेरी मदद करने के लिए कोई पछतावा नहीं था। बिना किसी दृष्टि के मेरे सांसारिक ऐतिहासिक कौशल को काम पर लगाना होगा। मैंने छोटी सी मुहर के पीछे की ओर बारीकी से जांच की, इसके विवरण को ध्यान से देखा। एक ओमसिस जिसके किनारे किनारे पर थे, मुहर को चौथाई भागों में विभाजित करता था। मैथ्यू ने मेरे दर्शन में अपने अंगरखे पर जो लिखा था उसके समान। मुहर के ऊपरी दाहिने भाग में एक अर्धचंद्राकार चांद था, जिसके सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसके पेट में एक 6 बिंदु वाला तारा था। निचले बाएं भाग में एक फूल डीलिस था, फ्रांस का पारंपरिक प्रतीक। मुहर के किनारे पर रोमन अंकों में MDC 1601 तारीख अंकित थी। साथ में सेक्रेटम लाजारी, लाजा का रहस्य शब्द भी अंकित थे। ये संयोग नहीं हो सकता कि लाजरस एक पिशाच की तरह जीवन से मृत्यु और फिर वापस की यात्रा कर चुका था। इसके अलावा क्रॉस पवित्र भूमि से एक पौराणिक चरित्र और शूरवीरों के उल्लेख के साथ मिलकर दृढ़ता से सुझाव देता है कि मैथ्यू के डेस्क दराज में मोहरें मध्य युग में स्थापित क्रूसडा शूरवीरों के आदेशों में से एक की थीं। सबसे प्रसिद्ध टेम्पला थे, जो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पाखंड और इससे भी बदतर आरोपों के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे।
लेकिन मैंने लाजरस के शूरवीरों के बारे में कभी नहीं सुना था। प्रकाश को पकड़ने के लिए मुहर को इधर उधर घुमाते हुए मैंने 1601 की तारीख पर ध्यान केंद्रित किया। मैं मध्ययुगीन शूरवीर आदेश के लिए देर से पहुंचा था। मैंने उस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए अपनी स्मृति को खंगाला जो रहस्य पर प्रकाश डाल सकती थीं। रानी एलिजाबेथ आई ने अर्ल ऑफ एसेक्स का सिर कलम कर दिया और डेनिश खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे की मृत्यु बहुत कम रंगीन परिस्थितियों में हुई। इनमें से कोई भी घटना दूर दूर तक प्रासंगिक नहीं लगी। मेरी उंगलियां नक्काशी पर हल्के से चलीं। MDCI का अर्थ मेरे ऊपर छा गया। मैथ्यू डी क्लेरेमोंट, ये अक्षर थे, रोमन अंक नहीं। ये मैथ्यू के नाम का संक्षिप्त रूप था, MDCI। मैं अंतिम अक्षर को गलत पढ़ रहा था। 2 इंच की डिस्क मेरी हथेली में थी और मेरी उंगलियां उसके चारों ओर मजबूती से बंद थीं, जिससे उसकी कटी हुई सतह त्वचा में गहराई तक दब गई। ये छोटी सी डिस्क मैथ्यू की निजी मुहर रही होगी। ऐसी मुहरों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब कोई व्यक्ति उन्हें नष्ट कर देता था तो वे आमतौर पर नष्ट हो जाती थीं। मर गए या पद छोड़ दिया ताकि कोई और उनका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए न कर सके। और केवल एक ही शूरवीर के पास महान मुहर और व्यक्तिगत मुहर दोनों होंगी, आदेश का नेता। मैथ्यू ने मुहरों को क्यों छिपा कर रखा, ये बात मुझे हैरान कर गई। लाजरस के शूरवीरों की परवाह कौन करता था या उन्हें याद भी रखता था? आदेश में उनकी एक समय की भूमिका की तो बात ही छोड़िए। मेरा ध्यान बड़ी मुहर पर लगे काले मोम पर गया। ये संभव नहीं है, मैंने सिर हिलाते हुए स्तब्ध होकर कहा। चमकते हुए अमोर में शूरवीर अतीत की बात हो गई है। वे आज सक्रिय नहीं थे। मैथ्यू आकार का कवच मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। मैंने धातु की डिस्क को एक क्लचिया के साथ दराज में गिरा दिया। मेरी हथेली का मांस छापों में बह गया था और अब इसकी छवि, इसके भड़कीले क्रॉस, अर्धचंद्र और तारे और फ्लूर डी लिस्ट तक ले गया। मैथ्यू के पास मुहरें होने का कारण और उनमें से एक पर ताज़ा मोम चिपके होने का कारण ये था कि वे अभी भी उपयोग में थीं। लाजर के शूरवीर अभी भी अस्तित्व में थे। डायना, क्या तुम ठीक हो? सीढ़ियों के नीचे से यसाबेऊ की आवाज़ गूंजी। हाँ, यसाबेऊ। मैंने अपने हाथ पर सील की छवि को घूरते हुए पुकारा। मैं अपना ईमेल पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ अप्रत्याशित समाचार मिला है, बस इतना ही। क्या मैं मार्थे को ट्रे लाने के लिए ऊपर भेजूं? नहीं, मैंने अचानक कहा। मैं अभी भी खा रहा हूँ। उसके कदम सैलून की ओर पीछे हट गए। जब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया तो मैंने अपनी सांस छोड़ी। मैंने जल्दी और चुपचाप आगे बढ़ते हुए मखमली परत वाले आला में दूसरी मुहर को पलट दिया। ये मैथ्यू की मुहर के लगभग समान थी, सिवाय इसके कि ऊपरी दाएं भाग में केवल अर्धचंद्र था और सीमा के चारों ओर फिलिपस लिखा हुआ था। यह मुहर मैथ्यू के पिता की थी, जिसका अर्थ है कि लाजर के शूरवीर दे क्लेरेमोंट परिवार का मामला थे। मुझे यकीन था कि अब डेस्क में रखे गए ऑर्डर के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सील को इस तरह से खोला कि लाजरस की कब्र एक बार फिर मेरे सामने आ गई। दराज ने एक धीमी क्लिक की आवाज़ की और वह अदृश्य रूप से डेस्क के नीचे अपनी जगह पर सरक गई। मैंने वह मेज़ उठाई जिस पर मैथ्यू अपनी दोपहर की शराब रखता था और उसे बुककेस के पास ले गया। उसे मेरी लाइब्रेरी में झांकने से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, या ऐसा मैंने खुद से कहा, अपने जूते उतारते हुए। जब मैंने अपने पैर उस पर रखे और खड़ा हुआ तो मेज़ की चमकीली सतह ने चेतावनी भरी चरम राहत दी, लेकिन लकड़ी ने अपनी जगह पर कब्जा कर लिया। सबसे ऊपरी शेल्फ के दाईं ओर रखा लकड़ी का खिलौना अब आंखों के स्तर पर था। मैंने गहरी सांस ली और विपरीत छोर से पहला आइटम निकाला। ये प्राचीन पांडुलिपि थी जो मैंने कभी संभाली थी। चमड़े का आवरण खुलने पर शिकायत कर रहा था और पन्नों से पुरानी भेड़ की खाल की गंध आ रही थी। कार्मेना क्वी क्वांडम स्टूडियो फ्लोरेंटे पेरेगी फ्लेबिलिस हेउ मेस्टोस कोगोरनिरे मोडोस, पहली पंक्तियां पढ़ीं। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये बोएथियस की 6ठी शताब्दी की रचना थी। द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, जिसे जेल में मृत्यु की प्रतीक्षा करते समय लिखा गया था। एक बार मेरे काम को सुखद गीतों के लिए समर्पित किया गया था और तब मेरे सभी काम उज्ज्वल थे,
लेकिन अब मुझे उदास छंदों के लिए आंसू में लौटना होगा। मैंने मैथ्यू की कल्पना की, ब्लेनका और लुकास से वंचित और एक पिशाच के रूप में अपनी नई पहचान से हैरान, एक निंदित व्यक्ति द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ते हुए, जिसने भी उसे अपना दुख कम करने की उम्मीद में ये दिया था, उसे मौन धन्यवाद देते हुए मैंने किताब को वापस अपनी जगह पर रख दिया। अगला खंड उत्पत्ति की एक सुंदर सचित्र पांडुलिपि थी, जो सृष्टि की बाइबल की कहानी है। इसके गहरे नीले और लाल रंग उस दिन की तरह ही ताज़ा दिख रहे थे जिस दिन उन्हें रंगा गया था। एक और सचित्र पांडुलिपि, ये डायोस्कोराइड्स की पौधों की पुस्तक की एक प्रति थी, जो 1 दर्जन से अधिक अन्य बाइबल पुस्तकों, कई कानून की पुस्तकों, ग्रीक में एक पुस्तक के साथ शीर्ष शेल्फ पर थी। नीचे की शेल्फ में बाइबल की ज्यादातर वही किताबें थीं, साथ ही एक मेडिकल किताब और 7वीं सदी के विश्वकोश की एक बहुत पुरानी प्रति भी थी। यह इसिडोर ऑफ सेविली के मानव ज्ञान को समेटने के प्रयास को दर्शाता है, और यह मैथ्यू की अंतहीन जिज्ञासा को आकर्षित करता होगा। पहले फोलियो के नीचे मैथ्यू नाम था, साथ में म्यूस लिबर मेरी किताब वाक्यांश था। बोडलियन में एशमोल 782 का सामना करते समय मुझे अक्षरों को ट्रेस करने की वही इच्छा महसूस हुई। मेरी उंगलियां चर्मपत्र की सतह पर पहुंचने के दौरान लड़खड़ा गईं। तब मैं रीडिंग रूम के पर्यवेक्षकों और अपने स्वयं के जादू से इतना डरता था कि जोखिम नहीं उठा सकता था। अब मैथ्यू के बारे में कुछ अप्रत्याशित जानने का डर था जिसने मुझे पीछे धकेल दिया। लेकिन यहाँ पर्यवेक्षक था, और पिशाच के अतीत को समझने की मेरी इच्छा के सामने मेरे डर महत्वहीन हो गए। मैंने मैथ्यू का नाम ट्रेस किया। उसकी एक छवि, तेज और स्पष्ट, बिना किसी सख्त आदेश या चमकदार सतहों के उपयोग के मेरे सामने आई। वो खिड़की के पास एक सादे टेबल पर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि अब दिख रहा था। अपने होंठ काटते हुए वह ध्यान से लिखने का अभ्यास कर रहा था। मैथ्यू की लंबी उंगलियां एक रीड पेन को पकड़ रही थीं, और वो वेलम की चादरों से घिरा हुआ था, जिन पर बार बार अपना नाम लिखने और बाइबल के अंशों की नकल करने के धब्बेदार प्रयास थे। मार्थे की सलाह का पालन करते हुए मैंने दृष्टि के आगमन या प्रस्थान का विरोध नहीं किया, और यह अनुभव उतना विचलित करने वाला नहीं था जितना कि पिछली रात था। एक बार जब मेरी उंगलियों ने सब कुछ खोल दिया, तो मैंने विश्वकोश को वापस रख दिया और केस में शेष खंडों को खंगालना जारी रखा। वहाँ इतिहास की किताबें और भी कानून की किताबें, चिकित्सा और प्रकाशिकी की किताबें, ग्रीक दर्शन की लेखा पुस्तकें, बर्नार्ड ऑफ क्लेनवॉक्स जैसे शुरुआती चर्च के उल्लेखनीय लोगों की संग्रहित रचनाएं और शूरवीर रोमांस थे जिसमें एक शूरवीर शामिल था जो सप्ताह में एक बार भेड़िया बन जाता था। लेकिन इनमें से किसी ने भी लाजरस के शूरवीरों के बारे में कोई नई जानकारी नहीं दी। मैंने निराशा की आवाज़ दबाई और टेबल से नीचे उतर गया। क्रूसडा आदेशों के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम थी। उनमें से ज़्यादातर ने सैन्य इकाइयों के रूप में शुरुआत की जो बहादुरी और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। टेम्पलर युद्ध के मैदान में सबसे पहले प्रवेश करने और सबसे आखिर में जाने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन आदेशों के सैन्य प्रयास यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। राइट्स ने यूरोप में भी लड़ाई लड़ी, और कई राजाओं या अन्य धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों के बजाय केवल पोप के प्रति जवाबदेह थे। नहीं, शूरवीर आदेशों की शक्ति केवल सैन्य थी। उन्होंने चर्च, स्कूल और कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनवाए थे। सैन्य आदेशों ने क्रूसडा हितों की रक्षा की, चाहे वह आध्यात्मिक, वित्तीय या शारीरिक हो। मैथ्यू जैसे पिशाच अंत तक क्षेत्रीय और अधिकारपूर्ण थे, और इसलिए संरक्षक की भूमिका के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त थे। लेकिन सैन्य आदेशों की शक्ति ने अंततः उनके पतन का कारण बना। सम्राट और पोप उनके धन और प्रभाव से ईर्ष्या करते थे। 1312 में पोप और फ्रांसीसी राजा ने ये सुनिश्चित किया कि टेम्पलर को भंग कर दिया जाए, ताकि वे सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित भाईचारे से उत्पन्न खतरे से मुक्त हो सकें। समर्थन और रुचि की कमी के कारण अधिकांश अन्य आदेश धीरे धीरे समाप्त हो गए। बेशक वहाँ सभी षड्यंत्र सिद्धांत थे। एक विशाल, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संस्था को रातों रात खत्म करना मुश्किल है, और नाइट्स टेम्पलर के अचानक विघटन ने दुष्ट क्रूसेडर्स और भूमिगत संचालन के बारे में सभी प्रकार की शानदार कहानियों को जन्म दिया था।
लोग अभी भी टेम्पलर की शानदार संपत्ति के निशान की तलाश कर रहे थे। तथ्य यह है कि किसी को भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि यह कैसे वितरित किया गया था, केवल साजिश को और बढ़ाता है। पैसा, यह इतिहासकारों द्वारा सीखे गए पहले पाठों में से एक था, पैसे का पीछा करो। मैंने अपनी खोज पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। पहले बहीखाते की मजबूत रूपरेखा तीसरी शेल्फ पर दिखाई दे रही थी, जोअल हेजन के ऑप्टिक्स और एक रोमांटिक फ्रांच चैंसन डे गेस्टे के बीच में रखी हुई थी। पांडुलिपि के अग्रभाग पर एक छोटा ग्रीक अक्षर उकेरा गया था, 6। ये समझकर कि यह किसी तरह का अनुक्रमण चिन्ह होना चाहिए, मैंने अलमारियों को स्कैन किया और दूसरी खाता बही ढूंढी। इसमें भी एक छोटा ग्रीक अक्षर बी था। मेरी नज़र अलमारियों में बिखरे हुए ग, ओ और ए पर पड़ी। मुझे यकीन था कि ज़्यादा सावधानी से खोज करने पर बाकी का पता चल जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एलियट नेस ने मुट्ठी भर टैक्स रसीदें लहराते हुए अल कैपोन का पीछा किया हो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। इसे वापस पाने के लिए चढ़ने में समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। पहली खाता बही अपने आराम स्थान से फिसलकर मेरी प्रतीक्षा कर रही हथेली में गिर गई। इसकी प्रविष्टियां 1117 की थीं और इन्हें कई अलग अलग हाथों से लिखा गया था। नाम और अंक पन्नों पर नाच रहे थे। मेरी उंगलियां लेखन से जितनी जानकारी मिल सकती थी, उसे लेने में व्यस्त थीं। कुछ चेहरे बार बार चर्मपत्र से उभरकर सामने आ रहे थे। मैथ्यू, बाज की तरह नाक वाला सावला आदमी, चमकते हुए तांबे के रंग के चमकीले बालों वाला एक आदमी, गर्म भूरी आंखों वाला और गंभीर चेहरे वाला एक और आदमी। 1149 में प्राप्त धन की प्रविष्टि पर मेरे हाथ रुक गए। एलिनोर रेजिना, 40,000 मार्क। ये इंग्लैंड के राज्य की वार्षिक आय के आधे से भी अधिक चौंका देने वाली राशि थी। इंग्लैंड की रानी पिशाचों के नेतृत्व वाले सैन्य आदेश को इतना अधिक क्यों दे रही थी? लेकिन मध्य युग मेरी विशेषज्ञता से बहुत दूर था, इसलिए मैं उस प्रश्न का उत्तर देने या हस्तांतरण में शामिल लोगों के बारे में अधिक जानने में सक्षम नहीं था। मैंने एक झटके से किताब बंद की और 16वीं और 17वीं सदी की किताबों की अलमारियों में चला गया। अन्य पुस्तकों के बीच एक खंड था जिस पर ग्रीक लैम्ब्डा का पहचान चिन्ह अंकित था। इसे खोलते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। इस बहीखाते के आधार पर लाजरस के शूरवीरों ने कई तरह के युद्धों, वस्तुओं, सेवाओं और कूटनीतिक कारनामों के लिए कुछ हद तक अविश्वसनीय भुगतान किया था, जिसमें मेरी ट्यूडर को दहेज प्रदान करना शामिल था जब उसने स्पेन के फिलियो से शादी की थी, लेपेंटो की लड़ाई के लिए तोप खरीदना, फ्रांसीसी को रिश्वत देना ताकि वे ट्रेंट की परिषद में भाग ले सकें, और लूथरन श्मालकाल्डिक लीग की अधिकांश सैन्य कार्रवाइयों को वित्तपोषित करना। जाहिर है कि भाईचारे ने राजनीति या धर्म को अपने निवेश निर्णयों के रास्ते में आने नहीं दिया। एक ही वर्ष में उन्होंने मैरी स्टुअर्ट की स्कॉटिश सिंहासन पर वापसी के लिए धन जुटाया और एंटवर्प बोस को एलिजाबेथ आई के बड़े कर्ज का भुगतान किया। मैं ग्रीक अक्षरों से चिन्हित और अधिक पुस्तकों की तलाश में अलमारियों के साथ साथ चला गया। 19वीं सदी की अलमारियों में एक किताब थी जिसकी फीकी नीली बकरम रीढ़ पर कांटेदार अक्षर साई था। अंदर बड़ी मात्रा में धन का सावधानीपूर्वक हिसाब किताब था। साथ ही संपत्ति की बिक्री ने मेरा सिर चकरा दिया। मैनचेस्टर में अधिकांश कारखानों को गुप्त रूप से कैसे खरीदा गया और राजघरानों, अभिजात वर्ग, राष्ट्रपतियों और गृहयुद्ध के जनरलों से संबंधित परिचित नाम। स्कूल की फीस, कपड़ों के भत्ते और किताबों के लिए छोटे भुगतान भी थे। साथ ही दहेज के भुगतान, अस्पताल के बिलों का निपटान और पिछले बकाया किराए से संबंधित प्रविष्टियां भी थीं। सभी अपरिचित नामों के बगल में संक्षिप्त नाम MLB या FMLB था। मेरी लैटिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन था कि संक्षिप्ताक्षर बैथनी के लाजरस के शूरवीरों के लिए थे। मिलिटी लाजारी ए बेथानिया या फिला मिलिटी या फिलिस मिलिटी, शूरवीरों की बेटियां और बेटे। और अगर 19वीं सदी के मध्य में भी यह आदेश धन वितरित कर रहा था, तो शायद आज भी यही सच है। दुनिया में कहीं न कहीं कागज का एक टुकड़ा, एक रियल एस्टेट लेनदेन, एक कानूनी समझौता मोटी काली मोम में आदेश की महान मुहर की छाप थी। और मैथ्यू ने इसे लागू किया था।
कुछ घंटों बाद मैं मैथ्यू की लाइब्रेरी के मध्ययुगीन खंड में वापस आ गया और अपनी आखिरी खाता बही खोली। ये खंड 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 14वीं शताब्दी के पहले भाग तक की अवधि को कवर करता है। अब चौंका देने वाली रकम की उम्मीद थी, लेकिन 1310 के आसपास प्रविष्टियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इसलिए SBC ने धन के प्रवाह को बढ़ाया। AR कुछ नामों के साथ एक नया एनोटेशन एक छोटा लाल क्रॉस था। 1313 में इन चिन्हों में से एक के बगल में मैंने पहचाना जैक्स डी मोले, नाइट्स टेम्पलर के अंतिम ग्रैंड मास्टर। 1314 में उन्हें धर्म त्याग के आरोप में सूली पर जला दिया गया था। फांसी दिए जाने से एक साल पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लाजर के शूरवीरों को सौंप दी थी। वहां सैकड़ों नाम लाल क्रॉस से चिन्हित थे। क्या वे सभी टेम्पलर थे? यदि ऐसा है तो टेम्पलर का रहस्य सुलझ गया था। शूरवीर और उनका पैसा गायब नहीं हुआ था। दोनों प्रमुखों को बस लाजरस के आदेश में समाहित कर लिया गया था। ये सच नहीं हो सकता। ऐसी चीज के लिए बहुत ज्यादा योजना और समन्वय की जरूरत होती, और कोई भी इतनी बड़ी योजना को गुप्त नहीं रख सकता था। यह विचार उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि कहानियां, चुड़ैलें और पिशाच। लाजरस के शूरवीर मुझसे ज्यादा या कम विश्वसनीय नहीं थे। षड्यंत्र सिद्धांतों के लिए उनकी मुख्य कमजोरी ये थी कि वे बहुत जटिल थे। आवश्यक जानकारी एकत्र करने, सभी आवश्यक तत्वों के बीच संबंध बनाने और फिर योजनाओं को गति देने के लिए कोई जीवनकाल पर्याप्त नहीं था, जब तक कि निश्चित रूप से षड्यंत्रकारी पिशाच न हों। यदि आप एक पिशाच थे या बेले अभी तक पिशाचों का एक परिवार थे, तो समय बीतने का कोई मतलब नहीं था। जैसा कि मैं मैथ्यू के विद्वत्तापूर्ण करियर से जानता था, पिशाचों के पास जितना समय चाहिए था उतना था। पिशाच से प्यार करने का मतलब क्या होता है, यह मुझे तब समझ में आया जब मैंने खाता बही खोल पर वापस सरकाए। ये सिर्फ उसकी उम्र या उसके खाने पीने की आदतों या इस तथ्य के कारण नहीं था कि उसने इंसानों को मारा था और फिर से ऐसा करेगा। ये रहस्य था। मैथ्यू एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से रहस्य इकट्ठा कर रहा था। बड़े रहस्य जैसे कि लाजरस के शूरवीर और उसका बेटा लुकास, छोटे रहस्य जैसे कि विलियम हार्वे और चार्ल्स डार्विन के साथ उसके रिश्ते। मेरी जिंदगी इतनी छोटी है कि मैं उन सभी को सुन नहीं सकता, उन्हें समझना तो दूर की बात है। लेकिन ये सिर्फ वैम्पायर ही नहीं थे जो रहस्य रखते थे। सभी जीव खोजे जाने के डर से और अपने कबीले, लगभग आदिवासी, दुनिया के भीतर सिर्फ अपने लिए कुछ कुछ संरक्षित करने के लिए ऐसा करना सीखते हैं। मैथ्यू सिर्फ एक शिकारी, हत्यारा, वैज्ञानिक या वैम्पायर नहीं था, बल्कि रहस्यों का जाल था, ठीक वैसे ही जैसे मैं था। हमारे साथ रहने के लिए हमें ये तय करना था कि कौन से रहस्य साझा करने हैं और फिर बाकी को जाने देना है। जब मेरी उंगली ने पावर बटन दबाया तो शांत कमरे में कंप्यूटर की घंटी बजी। मार्थे के सैंडविच सूखे थे और चाय ठंडी थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर कटाक्ष किया कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके प्रयासों की सराहना नहीं की गई। समाप्त होने के बाद मैं वापस बैठ गया और आग में जलने लगा। लाजरस के शूरवीरों ने मुझे एक इतिहासकार के रूप में जगाया और मेरी चुड़ैल की प्रवृत्ति ने मुझे बताया कि मैथ्यू को समझने के लिए भाईचारा महत्वपूर्ण था, लेकिन उनका अस्तित्व उसका सबसे महत्वपूर्ण रहस्य नहीं था। मैथ्यू खुद की रक्षा कर रहा था अपने अंतरतम स्वभाव की। उससे प्यार करना कितना जटिल, नाजुक काम था। हम परियों की कहानियों की तरह थे, पिशाच, चुड़ैलें, चमकते कवच में शूरवीर। लेकिन एक परेशान करने वाली सच्चाई का सामना करना था। मुझे धमकाया गया था और जीव मुझे बोडलियन में इस उम्मीद में देखते थे कि मैं एक ऐसी किताब याद करूं जो हर कोई चाहता था लेकिन एक समझ गया। मैथ्यू की प्रयोगशाला को निशाना बनाया गया था और हमारा रिश्ता उस नाजुक रिश्ते को अस्थिर कर रहा था जो लंबे समय से राक्षसों, मनुष्यों, पिशाचों और चुड़ैलों के बीच मौजूद था। यह एक नई दुनिया थी जिसमें जीव जीवों के खिलाफ खड़े थे और एक खामोश, गुप्त सेना को काले मोम के एक तालाब में एक मोहर द्वारा कार्रवाई में बुलाया जा सकता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैथ्यू मुझे अलग रखना पसंद कर सकता था। मैंने मोमबत्तियां बुझाईं और सीढ़ियां चढ़कर बिस्तर पर चला गया।
थक कर मैं जल्दी ही सो गया। मेरे सपने शूरवीरों, कांस्य मुहरों और खातों की अंतहीन किताबों से भरे हुए थे। एक ठंडे, पतले हाथ ने मेरे कंधे को छुआ, जिससे मैं तुरंत जाग गई। मैथ्यू। मैं सीधा बैठ गया। यूसुफ का सफ़ेद चेहरा अंधेरे में चमक उठा। ये तुम्हारे लिए है। उसने मुझे अपना लाल मोबाइल थमा दिया और कमरे से बाहर चली गई। सारा। मैं घबरा गया कि मेरी चाची को कुछ हो गया है। सब ठीक है। डायना। मैथ्यू। क्या हुआ? मेरी आवाज़ कांप उठी। क्या तुमने नॉक्स के साथ कोई सौदा किया है? नहीं, मैं वहाँ कोई प्रगति नहीं कर सकता। ऑक्सफोर्ड में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मैं घर पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। वह अजीब लग रहा था, उसकी आवाज़ मोटी थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम सपना नहीं देख रही हो, मैथ्यू ने कहा। और डायना, वो हिचकिचाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये वही था जो मैं सबसे ज्यादा सुनना चाहता था। मेरे अंदर की भूली हुई जंजीर अंधेरे में चुपचाप गाने लगी। यहाँ आओ और मुझे ये बताओ, मैंने धीरे से कहा, मेरी आंखों में राहत के आंसू भर आए। क्या तुमने अपना विचार बदल दिया है? कभी नहीं, मैंने उग्रता से कहा। आप और आपका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। क्या आप मेरी खातिर यह जोखिम उठाने को तैयार हैं? मैंने अपनी पसंद बनाई। हमने अलविदा कहा और अनिच्छा से फ़ोन रख दिया, क्योंकि हमें डर था कि इतना कुछ कहने के बाद जो खामोशी छा जाएगी। जब वह चला गया, मैं एक चौराहे पर खड़ा था, आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था। मेरी माँ अपनी अद्भुत दूरदर्शी क्षमताओं के लिए जानी जाती थीं। क्या वह इतनी शक्तिशाली होती कि जब हम साथ साथ अपने पहले कदम उठाते तो देख पाती कि हमारा क्या होने वाला है? अध्याय